आज बात करता हूँ चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में जो विषय वस्तुएं आती हैं उनके बारे में। आप सभी में जो ज्योतिषी प्रेमी हैं और ज्योतिष की उच्च कोटि की पुस्तकें चाहते हैं, उन सब से अनुरोध है कि उन पुस्तकों को पब्लिश कराने के लिए वीडियो में दिख रहे QR कोड के माध्यम से जो भी दान संभव हो सके वो दें। मैं ज्योतिष की पुस्तकें पब्लिश कराना चाहता हूँ। आप सबको इसके लिए धन्यवाद। तो बात करता हूँ ज्योतिष के अंतर्गत जो चंद्रमा है, जो नवग्रहों में से एक माने जाते हैं, उनके अंतर्गत क्या क्या विषय वस्तुएं उनके अधिकार में आती हैं। सबसे पहले आती है बुद्धि। सामान्य रूप से बुद्धि या प्रज्ञा का विचार गुरु या बुद्ध से किया जाता है, परंतु कालिदास जी ने और जो कि उन्होंने उत्तर कालामृत नामक पुस्तक लिखी है भगवती काली की आराधना से, उसमें उन्होंने चंद्रमा को बुद्धि के साथ बतलाया गया है। बुद्धि को चंद्रमा से देखा जाना चाहिए, जबकि मंत्रेश्वर महाराज और वैद्यनाथ आदि विद्वानों ने बुद्धि के बारे में कहा है कि गुरु और बुध ग्रह से बुद्धि को देखा जाना चाहिए। बुद्धि फिसल जाने में या बुद्धि के अंदर इतनी ज़्यादा शक्तियाँ निहित हैं कि उनमें ज़्यादातर सबसे ज़्यादा विषय चंद्रमा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। दूसरा विषय आता है चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में पुष्प, फूल। समस्त प्रकार के फूल चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यदि वो सुगंधित हैं, सफ़ेद रंग के हैं, सुगंध वाले तो सारे ही, और सफ़ेद रंग और सुगंध वाले जैसे चमेली के हो गए, वो विशेष रूप से शुक्र ग्रह के बारे में उनसे जाना जाता है। तीसरा आता है सुगंध। उत्तर कालामृत में बतलाया गया है सुगंध को चंद्रमा के कारकत्वों में शामिल किया गया है, उनके अंतर्गत रखा गया है। परंतु सारावली, फलदीपिका आदि अनेक ग्रंथों में गंध या सुगंध का विचार शुक्र से करने का मिलता है। सुगंध का अर्थ है अच्छी महक या खुशबू या इत्र, जिसमें सुगंध आती है, वो सब शुक्र के अंतर्गत आते हैं। समस्त प्रकार की अच्छी गंध जबकि चंद्रमा के अंतर्गत आ जाती है। एक आता है दुर्ग की ओर गमन करना। जल दुर्ग अथवा नदी या समुद्र के किनारे बने दुर्ग की ओर जो जल मार्ग से गमन करने का विषय है, वो चंद्रमा के अंतर्गत आता है। जल यात्राएं भी चंद्रमा के अंतर्गत ही देखी जाती हैं। फिर आता है एक शब्द रोग। मूल में शब्द है व्याधि। जब आप ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसमें व्याधि शब्द मिलेगा, जिसका अर्थ है रोग या कोढ़। व्याधि का मूल अर्थ है शारीरिक रोग, जबकि आधि का मूल अर्थ है मानसिक रोग। वस्तुतः ऐसे सारे रोग चंद्रमा के अंतर्गत आ जाते हैं जो जल से संबंधित हैं, शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, और जो मनोरोग हैं वो भी। शरीर के रोग तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन मनोरोग लंबे चलते हैं। चिंताएं कई कई साल चलती हैं। वो चिंताएं जो लंबी चलती हैं वो चंद्रमा के और शनि के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, और वो बीमारियां भी शनि और चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आती हैं जो लंबी चलती हैं। तो मनोरोगों को रखा जाएगा चंद्रमा के अंतर्गत। फिर एक शब्द आता है बनिया, वैश्य, जो व्यापार करते हैं। इनको चंद्रमा के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि झूठ बोलने में माहिर होते हैं। अपना माल बेचने के लिए मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत तेज गति, तुरंत गति से अपना डिसीजन लेते हैं। सामने वाले के हाव भाव भांप कर तुरंत वैसी बात बोलने में माहिर होते हैं। तुरंत अपनी बात को बदल देना, पलट देना और मार्केटिंग के माध्यम से अपने सामान को बेच देना, ये चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में है।
एक शब्द और है आलस्य। आलस्य के अधिष्ठाता हालांकि शनिदेव हैं, लेकिन छोटा मोटा आलस्य चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आता है। जैसे कोई नियम से सुबह के समय उठता है, रेगुलर सुबह के समय अपने नियम समय से उठ जाता है, लेकिन किसी किसी दिन कभी कभी वो लेट हो जाता है उठने में, तो वो लेट उठना किसी किसी दिन वो चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि ये मनुष्य डेली ही देर से उठता है और आलस्य की अधिकता उसके अंदर है, तो शनिदेव के माध्यम से जाना जाएगा। चंद्रमा की प्रकृति के अनुसार वात और कफ रोगों से संबंधित जो विषय वस्तुएं हैं वो चंद्रमा के अंतर्गत आती हैं। एक शब्द आता है अपस्मृति। अपस्मृति का मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसे आपने गजनी फिल्म देखी होगी, उसमें कुछ देर के लिए उसको अपनी याददाश्त वापस आती है, फिर वापस लौट जाती है, वो फिर भूल जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। एक डिमेंशिया है और बहुत तरह के मेमोरी से संबंधित रोग होते हैं जिसमें मनुष्य भुलक्कड़ बन जाता है। ये भुलक्कड़ तब बनता है जब चंद्रमा पापी हो या चंद्रमा कमजोर हो, तब चंद्रमा के विषय से ये चीज़ें देखी जाती हैं। यदि चंद्रमा अच्छा फल देने वाला है तो उसके माध्यम से उच्च स्मरण शक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर एक और आता है शब्द गुल्म। गुल्म का मतलब फोड़ा, और दूसरा अर्थ है गुल्म का कि आपकी बॉडी में जो स्प्लीन है, जो तिल्ली है, जो बॉडी के अंदर पेट के अंदर एक छोटा सा अंग है, उसको हिंदी में पीलिहा भी बोलते हैं, तिल्ली भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण अंग है बॉडी का। इसमें वाइट ब्लड सेल्स बनती हैं और वाइट ब्लड सेल्स का बनने का जो अधिकार क्षेत्र यानी कि तिल्ली जो है, पीलिहा जो काम करता है वो चंद्रमा के माध्यम से काम करता है। और वाइट ब्लड सेल्स आपके ध्यान करने से भी बढ़ जाती हैं। जब मनुष्य शांत रहता है, पूर्ण शांत रहता है, अच्छी उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति होती है, तो चंद्रमा उन सब विषय वस्तुओं का कारक बन जाता है। तो चंद्रमा से वाइट ब्लड सेल्स का बनना, शरीर की इम्यूनिटी का बढ़ना, आध्यात्मिक शक्ति का बढ़ना, मनुष्य का शांत होना, ये सब विषय उसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर एक शब्द आता है हृदय। हृदय का मतलब होता है चित्त या मन। शारीरिक अंग के रूप में हृदय सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। जो आप हार्ट देखते हो, जो चित्र बना हुआ है, एनाटॉमी बनी हुई है, जबकि मन दिखलाई नहीं देता, और वो मन या चित्त चंद्रमा के अंतर्गत आता है, जिसके लिए कहा गया है चंद्रमा मनहस हो जाता है। आगे एक शब्द आता है स्त्री। चंद्रमा स्त्री, समस्त स्त्रियों का कारक है। जितनी भी आपके रिश्तेदारी में स्त्रियां हैं, बहन है, माता है, भाभी है, मौसी है, फूफी है, चाची है, ताई है, कोई सी भी स्त्री समस्त प्रकार से वो चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आती है। जबकि प्रेमिका या पत्नी वो शुक्र के अंतर्गत देखी जाती है। आगे एक शब्द आता है अम्लीय या खट्टा। ये खट्टा रस या अम्ल का रस, ये अधिकार क्षेत्र चंद्रमा के अंतर्गत जाता है। चंद्रमा से खट्टे को देखा जाना चाहिए, चंद्रमा से अम्लीय विषय वस्तुओं को देखा जाना चाहिए। नींद, निद्रा के बारे में अगर कुछ जानना है, छोटे से लेकर बड़ा तक, निद्रा एक बहुत बड़ा विषय है जो आध्यात्मिक जगत में भी है, सांसारिक जगत में भी है, और सांसारिक और आध्यात्मिक को जोड़ने वाला भी है निद्रा विषय। क्योंकि योग निद्रा आती है, तो योग निद्रा, जिसने योग निद्रा को साध लिया वो सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के तत्वों को जान लेता है। क्योंकि नींद किसी के बस में नहीं होती, और जबकि जिसने नींद को वश में कर लिया वो योगी होता है। तो निद्रा का जो विषय है वो चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके आगे चलते हैं सुख। समस्त प्रकार के सुख चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि चंद्रमा मजबूत है, बलवान है, तो संपत्तियों का सुख प्रदान करता है। चंद्रमा मन का सुख सबसे बड़ा प्रदान करता है। जो मन ही मन
बैठे बैठे मनुष्य दुखी हो जाता है, बैठे बैठे सुखी हो जाता है, खुश हो जाता है। जैसे कोई सैड सॉन्ग चलता है तो मन उस सैड सॉन्ग के अंतर्गत अपनी दुखद यादों को याद करने लगता है, और बढ़िया हैप्पी सॉन्ग चलता है तो मनुष्य उस सुख की अनुभूति महसूस करता है। जो मन का जो ये भाव है सुख और दुख का, हालांकि आपकी परिस्थितियों में कहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मन की स्थितियाँ एक साउंड पर चेंज हो रही हैं। इस साउंड पर चेंज होने का कारक चंद्रमा है। इसके बाद जितने भी लिक्विड पदार्थ आते हैं, ऑयली और लिक्विड, जिनका गैसीय रूप नहीं है, जिनका सॉलिड रूप नहीं है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं बतलाई गई हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों में जो लिक्विड है, द्रव अवस्था, वो चंद्रमा के अधिकार में आती है। चांदी, धातु में जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब जो आती हैं, उसमें चंद्रमा के अंतर्गत चांदी को रखा जाता है। फिर आता है मोटा गन्ना। एक मोटा गन्ना होता है, शायद उसको 48 का गन्ना भी बोलते हैं, मैंने हालांकि देखा नहीं, लेकिन उससे चीनी बहुत शानदार बनती है, उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। गन्नों में भी कई वैरायटियाँ आती हैं। तो जो मोटा गन्ना होता है वो चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में जाता है। शीत ज्वर, ठंड लग करके बुखार होना, ये शनिदेव के अंतर्गत भी आता है अगर ये बुखार लंबा चलता है। लेकिन अगर ये मौसमी बीमारी, ये बदलते मौसम के अंतर्गत बीमारी उत्पन्न होती है तो ये चंद्रमा के अधिकार में आता है। मौसमी बीमारियां भी चंद्रमा के से ही देखी जाती हैं। चंद्रमा वीक है तो मनुष्य जल्दी बीमार होगा, जल्दी बुखार होगा। चंद्रमा वीक है तो जल्दी ठीक भी हो सकता है, लेकिन फिर पुनः कुछ दिन बाद फिर बुखार या खांसी इत्यादि छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं। फिर यात्राएं हैं। एक शब्द आता है यात्रा। चंद्रमा से समस्त वो प्रकार की यात्राएं जो मनुष्य करता नहीं है, लेकिन मन में कल्पना करता है कि मैं शायद यहाँ जाऊँगा, शायद मैं यहाँ जाता तो मेरे साथ ऐसा हो जाता। वो कल्पना जो यात्राओं से संबंधित है वो चंद्रमा में देखी जाती है। तालाब, तालाब का मतलब झोड़, पोखर, जो आपने देखे होंगे गांव के बाहर भी बने रहते हैं। कई बार प्राकृतिक बन जाते हैं, कई बार बनाए जाते हैं। कई बार आप देखेंगे, भारत का अध्ययन करेंगे तो पुराने राजा महाराजाओं ने पानी का संचय करने के लिए उनको बनवाया है तालाबों को। तो समस्त प्रकार के तालाब, उसमें बांध भी आती हैं, उसमें झीलें भी आती हैं, वो चंद्रमा से देखी जाती हैं। माता का विशेष कारक चंद्रमा होता है। चंद्रमा से माता के बारे में जानना चाहिए। यहाँ भेद हो जाता है, यदि दिन का या रात का जन्म है तो चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक माता का कारक बनता है। इसके बारे में आप फल दीपिका का प्रथम अध्याय अध्ययन कर सकते हैं। फिर आता है समदृष्टि। समदृष्टि रखना बड़ा मुश्किल काम है, सभी को समान रूप से देखना। जो सभी के गुण और दोषों को निरीक्षण करता, ऑब्जर्व करता, मॉनिटर करता है। तो मॉनिटर करने का जो काम है, वॉच करना किसी को, मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, तुम पे ध्यान दे रहा हूँ, तुम ये लापरवाही कर रहे हो, ये जो तत्व है इसका अधिकार क्षेत्र चंद्रमा के अंतर्गत है। फिर एक आता है मध्याह्न शब्द। मध्याह्न का मतलब सुबह, दोपहर, शाम। सुबह, दोपहर, शाम में जो आता है दोपहर, जिसको मध्याह्न कहते हैं, वो मध्याह्न जो 2 समयों को जोड़ता है, आधे दिन को और बाद के आधे दिन को, सुबह से लेकर दोपहर तक और दोपहर से लेकर शाम तक को, जो बीच में जो जॉइंट है वो जो मध्याह्न कहलाता है। मध्य, बीच का जो समय है, बिल्कुल प्रॉपर बीच का जो जॉइंट करता है, जिसमें कहते हैं मध्य दिवस की पूजा। जैसे मध्य रात्रि की पूजा होती है, मध्य दिवस की जो पूजा है, या मध्य दिवस का जो समय है वो चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में है। फिर आता है मोती। मोती रत्नों के अंतर्गत विशेष महत्ता रखता है। बहुत लोगों को अपने पहने हुए देखा होगा। जो मोती है वो मोती चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आता है। एक शब्द आता है क्षय। चंद्रमा को स्वयं एक श्राप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई देता है। चंद्रमा 15 दिन के लिए घटता है, 15 दिन के लिए बढ़ता है।
तो बिल्कुल उसी प्रकार से जितने भी रोग शरीर में होते हैं, जो 6 रोग कहलाते हैं, हो सकता है उनमें कुछ लाइलाज भी हों जिससे लगातार मनुष्य का क्षय होता है। तो वो 6 रोग जितने भी हैं, जैसे भी हैं, जिनका आयुर्वेद में अध्ययन किया जाता है, वो सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी दूसरी वीडियो में बोलूँगा, व्याख्या करूँगा इन शब्दों के माध्यम से जो हम ज्योतिष को जान पाते हैं, मनुष्य गुण और अवगुणों को, उससे हमें ग्रहों के अधिकार क्षेत्र से होते हुए मनुष्य की प्रकृति के बारे में बहुत ज्ञान मिलता है, जो साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी से भी कहीं ज़्यादा डीप जाता है। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती हैं, सुनने में लगता है कि कहीं कुछ ज्ञान है, और मैं चाहता हूं कि आने वाली जनरेशन के लिए उच्च स्तरीय पुस्तकें तैयार की जाएं ज्योतिष की, तो आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो में दिख रहे QR कोड के माध्यम से जो भी दान संभव हो सके वो देने की कृपा करें, जिससे कि मैं अपने ज्योतिष के लिए जो प्रयास कर रहा हूँ उसमें अपना जीवन उत्सर्ग कर दूँ। धन्यवाद।